नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। नहीं मालिक, आपके आशीर्वाद से चुनाव तो हम जीत गए। तो फिर मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? वो मालिक इसलिए कि हमारे चुनाव के साथ साथ शिवा भाभी भी चुनाव तो जीत गई, परंतु उनके भतीजे रंजीत चुनाव बुरी तरह हार गए। तो उसके लिए एक ही उपाय है, हाँ, हमेशा हमेशा के लिए उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए। माधव भैया, इससे पहले कि ये अग्नि ददक कर हमारे घरों को जला दें, हमें इसे जल्द ही जल्द बुझानी पड़ेगी। जगदीश राज से सीधे टकराना हमारे लिए ठीक नहीं है। एक तो वो पहले से ही खार खाए हुए बैठा है, और ऊपर से उसके हाथ से पंचायती चली गई है। हमें उससे सावधान रहने की जरूरत है माधव भाई। सुलेमान भाई ठीक कहते हैं, हमें सावधान भी रहना है और अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ना है। जिस तरह हथौड़ा गर्म लोहे को पीट पीट कर सीधा कर देता है, उसी तरह हमें भी शांति के मार्ग पे चलते रहना है। गांव का विकास करना है और जो गांव वालों ने हम पर भरोसा किया है, उनका भरोसा भी कायम रखना है। बसंती भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें ऐसा ही करना है। लेकिन सुलेमान भाई, हमारी शांति को कहीं वो कमजोरी ना समझ जाए। और कभी ऐसी बात आती है तो हम लोग जगदीश राज और हुकुम सिंह का डटकर मुकाबला करेंगे। एसडीएम साहिबा हमारे साथी हैं, हम उनके पास जाएंगे। माधव भाई ठीक कह रहे हैं सुलेमान भाई। साजन भाई, एसडीएम अनीता जी सिर्फ हमारे लिए नहीं बैठी हुई हैं। जगदीश राज कानून का पुराना खिलाड़ी है, वो सीधे सीधे हमसे नहीं टकराएगा, लेकिन पीछे से वो वार हम पे जरूर करेगा। हुकुम सिंह और शिवा के पंचायत चुनाव जीतना ही ये गंगापुर के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अपनी दामनी बेटिया के चुनाव जीतने से इस पूरे गंगापुर के लिए उम्मीद की नई किरण जगी हुई है। हमें इस गांव में विकास कार्य करने हैं। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है कि हमारे इस गंगापुर गांव को बुरी नजर से बचाएंगे और इस गांव में अमन और शांति और खुशियां ही खुशियां होंगी। चलो साजन भाई, हमें दामनी बिटिया से भी मिलने जाना है। ठीक है, अच्छा माधव भाई, ठीक है, अच्छा भाई। सुलेमान भाई कितने अच्छे इंसान हैं, कितनी समझदारी की बातें करते हैं। ऐसे नेक दिल इंसान को भगवान लंबी उम्र दे। जगदीश राज और हुकुम सिंह, तुम दोनों अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। कि दामनी बहन अब आ गई है सरपंच बनके तुम्हारी तकदीर बदलने। नमस्कार बड़े मालिक। आइए आइए हुकुम सिंह साहब,
आप तो अब पंचायत चुनाव चुनने के बाद बड़े साहब बन गए हैं। बस आपकी मेहरबानी है सरकार। बस दुख इस बात का है कि सरपंच बनने की इच्छा मन में है, सारे अरमान पानी में बह गए। कोई बात नहीं हुकुम सिंह, उदास क्यों होते हो? इस बार ना सही, अगले बार तुम सरपंच बन ही जाओगे। पता नहीं वो दिन कब आए। चुनरिया उड़ती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। आज तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जिसे सुनकर आप चकित हो जाएंगे। ऐसी डरावनी खबर सुनाकर तुम हमेशा मुझे डराने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, समझे तुम? बोलो, तुम ऐसी क्या खबर लाए हो? तुम सिंह, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? सरकार, सोच रहा हूं कि सरकार, ईश्वर की सौगंध खाकर बोलता हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मुझे माफ, मेरी इसमें कोई गलती। अब बिल्कुल भी नाराज मत होइए। हुकुम सिंह, तुम आदमी बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा दोष क्या है? बता दीजिए सरकार, मैं अपना दोष तन मन धन से दूर करने की कोशिश करूंगा। तुम कोई सीधी बात नहीं करते, हर बात को घुमा फिरा के करने में मजा आता तुमको। अगर आपको मुझसे शिकायत है तो हम आगे से क्या, अभी से कोई भी बात डंके की चोट पे बोलो। बोलो, क्या बोल रहे हैं? ये खबर डिम्पी बिटिया और शिबा भाभी के बारे में सोच रहा हूं कि बोलूं कि ना बोलूं। बता दिया तो शिबा भाभी मुझसे नाराज होगी, और अगर नहीं बताया तो आप मुझसे नाराज होंगे। पता नहीं क्या करना चाहिए मुझे। अब इन दोनों में से कौन सा विकल्प तुमको चुनना है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये तो सच में एक मुश्किल है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ चिखाड़ता समुद्र। लेकिन सरकार जब सर ओखली में दे ही दिया तब मूसल से क्या डर। बात यह है सरकार, कल आदरणीय भाभी और आपकी लाडली बिटिया अरविंद जी और मनीषा के घर पर गई। शीबा और डिम्पी अरविंद के घर गई थी? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। वो वहां क्यों गई थी? मालिक, अब ये सवाल तो आप उन दोनों से पूछिए। मैंने तो बस उनको अरविंद जी के गार्डन में जाते हुए देखा। सच कहूं तो ये देखकर तो मैं पूरी तरह आश्चर्यचकित हूं। मेरा सर चकराने लग गया। मैं तो तुरंत वहां से वापस लौट आया। अरे तुम उनके पीछे पीछे उसके घर पे क्यों नहीं गए? वापस क्यों आ गए? हर आदमी की तरह मुझे भी अपनी जान प्यारी है। आप तो जानती हैं भाभी जी का गुस्सा। वो जब आपकी नहीं सुनती तो भला मैं किस खेत की मूली हूं? अगर वो मुझे वहां डांट देती, मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाता। कब से तुम यहीं रुको, मैं उन दोनों को यहाँ बुलाकर पूछता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार, आप क्या पूछेंगे उनसे? हुकुम सिंह, तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है क्या? उन दोनों से मैं यही पूछूंगा कि वो लोग वहां क्यों गए थे। मुझे जाने दीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो? सरकार, ये आपके घर का मामला है और आप समझिए, मैं इसमें भला क्या करूंगा। मैं चलता हूं। जयराम जी। अरे डिम्पी और शीबा ने तो पूरा रायता ही फैला रखा है, समेटना मुश्किल हो गया है। गंगापुर का विकास जगदीश राज के रुके अब नहीं रुकेगा। अब चाहकर भी जगदीश राज और हुकुम सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इस टेंशन को भुला करके और इस जीत की खुशी में हमें एक पार्टी का आयोजन करना चाहिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल।
देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या सोच रहे हैं प्रोफेसर साहब? मनीषा, ये चुनाव भी बड़ी अजीब प्रक्रिया है। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, वोटरों को लुभाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए प्रत्याशी दिन रात मेहनत करता है। यानी कि वोट पाने का टेंशन, जब तक काउंटिंग ना हो जाए तो हार जीत का टेंशन, और परिणाम आने पर अगर हार गए तो सबसे बड़ा टेंशन कि किस मोहल्ले से वोट कितना मिला, कितना नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। मतलब कि चुनाव लड़ना और लड़वाना दोनों ही टेंशन का काम है। प्रोफेसर साहब, लेकिन आपको किस बात का टेंशन? हमारी दामनी तो सरपंच का चुनाव जीत चुकी है, वो भी भारी मतों से। गंगापुर की सरपंच बन चुकी है हमारी दामनी। टेंशन तो उस जगदीश राज को होगा जिसका भतीजा चुनाव हार गया है। अरे वो तो अपना माथा पीट रहा होगा इस समय। का माथे पे हाथ रखकर रोना ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा टेंशन है। ये बहुत ही खुराफाती लोग हैं मनीषा। न वो चैन से बैठेगा, न दूसरे को चैन से बैठने देगा। वो जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे दामनी की लोकप्रियता पे असर पड़े। वो कभी नहीं चाहेंगे कि गंगापुर का विकास हो। सही कह रहे हैं पापा। गंगापुर का विकास जगदीश राज के रुके अब नहीं रुकेगा। अब चाहकर भी जगदीश राज और हुकुम सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सदस्यों में बहुमत भी हमारी ही। सवाल बहुमत का नहीं है अजय, सवाल जगदीश राज और हुकुम सिंह जैसे लोगों के घायल मानसिकता का है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि गांव में शांति रहे। ये कुछ न कुछ षड्यंत्र करके दामनी को उलझाए रखेंगे। खुद तो गांव समाज के विकास के लिए कुछ किया नहीं, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा भी कोई विकास करे, ताकि ये जनता को बता सकें कि देखो इनमें और हम में फर्क क्या है। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है बेटा। चुनाव हार गए तो अगला चुनाव जीतने का टेंशन, जीत गए तो जीत को बरकरार रखने का टेंशन। यानी टेंशन ही टेंशन है। अब इस टेंशन को भुला करके और इस जीत की खुशी में हमें एक पार्टी का आयोजन करना चाहिए। बल्कि हमने तो इस पार्टी के लिए तैयारी भी कर ली है। इसी बहाने चुनाव की थकान भी मिट जाएगी और लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा। क्यों? मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं पापा। पार्टी तो बनती है, और ये पार्टी का आयोजन क्यों ना शाम को ही कर लिया जाए। देखो बेटा, पार्टी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज के माहौल में पार्टी करने का फैसला सही नहीं होगा। इससे गांव का माहौल बिगड़ जाएगा। देखो जगदीश राज अपनी हार से तिलमिलाया हुआ है। वो जरूर रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा, इसलिए थोड़े दिन शांति बना के रखने में ही भलाई है। चुनाव जीत जाना एक अलग बात है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होती है। देखो
दामिनी अभी पहली बार सरपंच बनी है। उसके सामने नई नई चुनौतियां हैं। अभी उसे उन चुनौतियों का सामना करना है और हम सबको भी उसका साथ देना है। ऊपर वाले का आशीर्वाद ही समझो जो इस चुनाव में हम लोगों की मान प्रतिष्ठा बच गई। तुम्हें दामिनी का साथ देना और गंगापुर के लोगों का भरोसा जीतना है। एक बार भरोसा हासिल हो गया ना तो जगदीश राज या हुकुम सिंह कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब आपने। ये समय पार्टी के लिए उचित नहीं, बल्कि हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने किसान बहन भाइयों के चेहरे पे मुस्कान ला सकें और अपनी मेहनत को सफल बना सकें। तो इसी बात पर एक कप चाय और हो जाए? जी नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकती। सुबह से 4 से 5 कप चाय पी चुके हैं आप, अब नहीं। अजय, माय डियर सन, कोई चांस है क्या? पापा, मैं इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो मम्मा का है और मम्मा का जो आदेश होगा वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। मैडम प्लीज एक कप चाय। काफी लेक्चर दे दिया हूँ, गला सूख रहा है, प्लीज। ठीक है, अब आप इतनी इल्तिजा कर रहे हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ बस एक कप, इसके बाद कोई चाय नहीं मिलेगी आपको। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, बस कल से बिल्कुल नहीं, आज भर। आज के बाद आपको चाय बिल्कुल भी नहीं। लगता है शीबा गहरी नींद में सोई हुई है, जगाना ठीक नहीं होगा। प्राणनाथ, कोई काम है मुझसे? बताइए डिम्पी के डैडी, कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ वो नहीं, तुम सो जाओ, जब जागना तो हॉल में आ जाना। मैं जरूर आऊंगी। कुछ विशेष बात है क्या? हाँ, एक विशेष बात करनी है तुमसे। विशेष बात सुनने के लिए मैं नहाकर अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार होकर आती हूँ। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। जल्दी आना। जल्दी का काम शैतान का। शैतान भड़काता है, फुसलाता है और फिर रिझाता है और फिर काम गलत हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ सकती। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, जब इच्छा हो तब आ जाना। ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी करो। ऐसा हुक्म मुझ पे कोई नहीं चला सकता। मैं मालिक हूं अपनी मर्जी की। पराली को इस प्रकार जलाने से खेतों से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर एवं अन्य पोषक तत्वों की भी हानि होती है और जो बचता है उसे खेत में ही जला दिया जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बसंती भाभी, माधव भैया, आपने पहले भी हमारे सवालों का जवाब दिया है। आज हम कुछ सवालों का जवाब और लेने आए हैं। हाँ भाभी, पूछिए। बरसात का मौसम अब खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में हमारे गांव के आसपास के शहरों से बढ़ते प्रदूषण की खबरें समाचार पत्रों में छपने लगेंगी। हमारे गांव के बच्चों और बुजुर्गों में सांसों की तकलीफें बढ़ने लगेंगी। हमें ये पूछना है, वो कौन सा प्रदूषण है जो इस समय की प्रतीक्षा करता है और क्या कारण है कि बड़े शहरों में ही होता है?
प्रदूषण का असर तो गांव और शहर दोनों में ही होता है, परंतु इसका असर शहर में इसलिए ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि कारखानों और यातायात के कारण प्रदूषण का प्रकोप पहले से ही छाया रहता है। किंतु भाभी ये बताइए कि ये समस्या ज्यादा पश्चिम उत्तर भारत में ही क्यों ज्यादा सुनाई पड़ती है? भोलू, क्योंकि कारण ये है कि पश्चिमोत्तर भारत में धान की खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए धान जल्दी तैयार होता है। वहां खेती काफी हद तक मशीनों द्वारा होती है और कंबाइंड हार्वेस्टर से कटनी होती है। आपको तो पता ही है, यह मशीन धान की फसलों को ऊपर से काटती है, जिसके कारण पराली की लंबाई अच्छी खासी होती है। हाँ, ये तो पता है हमें। चूंकि किसानों को गेहूं बोने की जल्दी रहती है, इसलिए उसकी मजदूरी भी ज्यादा है और कटी हुई पराली के इस्तेमाल का कोई पुख्ता प्रबंध भी नहीं है। इस कारण किसान भाई उसे खेत में ही जला देते हैं। पराली को इस प्रकार जलाने से खेतों से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर एवं अन्य पोषक तत्वों की भी हानि होती है। धुआं और वायु प्रदूषण के कारण किसान, उनके भाई, उनके पड़ोसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से बुरी तरह पीड़ित हो जाते हैं। और गांव से जब हवा शहरों की ओर आती है, वहां का पहले से ही प्रदूषित वातावरण और भी प्रदूषित हो जाता है। कुछ साल पहले तक ये समस्या का नाम भी सुनने में नहीं आया था। पिछले कई वर्षों में देश की बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए अन्न की पैदावार काफी बढ़ी है। उसके साथ साथ फसल अवशिष्ट का भी ढेर बढ़ता जाता है। भारत के खेतों में हर साल 50 करोड़ टन से ज्यादा फसल अवशिष्ट पैदा होता है। और फिर इस अवशिष्ट का क्या करते हैं? इस अवशिष्ट का करीब करीब 80% पशुओं के चारा, जलावन और घरों में छप्पर बनाने के काम आता है और जो बचता है उसे खेत में ही जला दिया जाता है। यह खबर हर साल समाचार पत्रों में कई महीनों तक छपती रहती है। ये बताइए, हमारी सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? कई राज्य सरकारों ने खेत में पराली जलाने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है और ना मानने पर नकदी दंड का भी प्रावधान किया है। दूसरी तरफ सरकार ने पराली के लाभप्रद उपयोग के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे थर्मल पावर हाउस और कोल्ड स्टोरेज में पराली के प्लेट्स के मिश्रण के उपयोग को प्रोत्साहित करने, बायोचार, बायोगैस और कंपोस्ट बनाने की तैयारी भी की जा रही है। हमारी सरकार ने फसल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति भी बनाई है, जिसके अनुसार ऐसे तकनीक को प्रोत्साहित किया जाए जो खेत में ही पराली की समस्या को खत्म कर दे, ताकि मिट्टी के अमूल्य पोषक तत्व बर्बाद ना हो। पराली के औद्योगिक उपयोग की भी बात की जा रही है। इस दिशा में प्रयुक्त होने वाली मशीनों जैसे हैप्पी सीडर, टर्बो सीडर, शेडर और बेलिंग मशीन पर सब्सिडी भी दी जाए। फिर उपग्रह आधारित सूचना प्रणाली का प्रयोग करने के लिए भी कहा गया है। मुझे लगता है पराली की समस्या के लिए किसी भी समाधान को खोजने से पहले यह देखना चाहिए इसमें समय भी कम लगे और पैसा भी कम लगे, तभी हमारे किसान बहन भाई इसको अपना पाएंगे। इसके लिए सरकारी प्रयास बहुआयामी होना चाहिए। आर्थिक प्रोत्साहन के साथ साथ किसान भाइयों को जागरूक करने और प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम किसानों का भी कर्तव्य बनता है कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें और जानकारी प्राप्त कर सरकारी नीतियों से हम सभी किसान बहन भाइयों को अवगत कराएं। इस ग्राम पंचायत में मेरा और शिवा राज जी का राज चलेगा।
आप शिबा राज जी से तो परिचित ही हैं। गांव के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जगदीश राज जी की धर्म पत्नी है। देखिए, जल का उपयोग अचानक से कम तो नहीं कर सकते हैं। अब हम सभ्यता की गाड़ी को पीछे तो नहीं ले जा सकते ना। इस जल संकट का एकमात्र उपाय है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर।